यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। यह हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इंडोनेशिया में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उपनिवेश किसे कहते हैं? उपनिवेश का अर्थ ऐसे व्यक्तियों या समुदाय से है जो एक समुदाय या देश से आकर दूसरे देश या समुदाय में अस्थायी रूप से बस गए हैं, अर्थात जीविका के लिए एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान में जा बसना ही उपनिवेश कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त व्याख्या लिखें कीजिए। पहला, उपनिवेशकारों के सभ्यता मिशन का अर्थ। इसका अर्थ यह है कि फ्रांसीसी औपनिवेशिक सिर्फ आर्थिक शोषण पर ही नहीं, सभ्यता मिशन पर भी केंद्रित थी। फ्रांसीसियों का दावा था कि वे वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित करा रहे हैं, जो सबसे विकसित सभ्यता है। दूसरा है हुइन फू शो। इस तरह के आंदोलनों में से यह एक था। होवा हाओ, जिसकी शुरुआत 1939 में हुई थी और जो मेकांग डेल्टा के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय था। इस आंदोलन के जनक का नाम था हुइन फू शो, जो कई तरह के चमत्कार किया करते थे और गरीबों की मदद करते थे। इन्होंने कई सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाया, जैसे बाल विवाह आदि। फ्रेंच शासकों ने हुइन फू शो के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, उसे पागल करार कर दिया और पागल बोनियों का नाम दिया गया। साथ ही इसके कई अनुयायियों को क्रास्ट्रेशन कैंपों में डाल दिया गया। दूसरा है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई सफलतापूर्वक कर पाते थे। उत्तर, फ्रांसीसी अफसरों की नीति थी कि वे जानबूझकर फ्रेंच के फाइनल एग्जाम में वियतनाम के छात्रों को फेल कर दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि वियतनाम के लोग ऊंचे पदों पर ना पहुंच पाएं। इसलिए वियतनाम के 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई सफलतापूर्वक कर पाते थे। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों ने मेकोंग डेल्टा क्षेत्र में नहरें बनाना और जमीनों को सुखाना शुरू किया। फ्रांसीसियों ने वियतनाम के मेकोंग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए सबसे पहले वहां नहरें बनवाईं और जमीनों को सुखाने के लिए जल निकास का प्रबंध शुरू किया। सिंचाई की विशाल व्यवस्था बनाई गई। बहुत सारी नई नहरें और भूमिगत जल धाराएं बनाई गई। ज़्यादातर लोगों को जबरदस्ती काम पर लगाकर निर्मित की गई। इस व्यवस्था से चावल उत्पादन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है, सरकार ने आदेश दिया कि साइगॉन नेटिव गर्ल्स स्कूल उस लड़की को वापस कक्षा में ले ले
जिसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। 1926 ईस्वी में साइगन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब एक कक्षा में अगली सीट पर बैठी वियतनामा लड़की को पिछली कतार में जाकर बैठने को कहा गया, क्योंकि अगली सीट पर एक फ्रांसीसी लड़की को बैठाना था। वियतनामी लड़की ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। स्कूल का प्रिंसिपल एक फ्रांसीसी था। उसने उस लड़की को क्लास से बाहर निकाल दिया। इसके बाद यह विवाद फैल गया। हालात काबू होने लगे। जब हालात काबू होने लगे तो सरकार ने आदेश दिया कि लड़की को दोबारा स्कूल में वापस ले लिया जाए। नेक्स्ट है हनोई के आधुनिक नवनिर्मित इलाकों में चूहे बहुत थे। हनोई के एक फ्रांसीसी आबादी वाले हिस्सों को एक खूबसूरत और साफ सुथरे शहर के रूप में बनाया गया था। वहाँ चौड़ी सड़कें भी और जल निकासी का बढ़िया इंतजाम था। शहर के आधुनिक भाग में लोग विशाल सीवर आधुनिक भाग में लगे विशाल सीवर आधुनिकता का प्रतीक था। यह सीवर चूहों को पनपने के लिए भी आदर्श स्थान साबित हुए। ये सीवर निर्बाध आवाजाही के लिए भी थे। इनमें चलते हुए चूहे पूरे शहर में बेखट से घूमते थे और इन्हीं पाइपों के रास्ते चूहे फ्रांसीसियों के चाक चौबंद घरों में घूमने लगे। नेक्स्ट है टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना के पीछे कौन से विचार थे? वियतनाम में औपनिवेशिक विचारों के लिहाज से यह उदाहरण कितना सटीक है। देखिए, टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना के मुख्य उद्देश्य थे। पहला था पश्चिमी ढंग से शिक्षा देना। दूसरा, इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं भी थी। तीसरा, यह स्कूल अपने छात्रों को पश्चिमी शैलियों को अपनाने के लिए उकसाता था। नेक्स्ट है वियतनाम के बारे में फान यू चिन्ह का उद्देश्य क्या था? फान बोई चाउ और उनके विचारों में क्या भिन्नता थी? फान यू चिन्ह का वियतनाम के प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में से प्रमुख रूप में जाना जाता था। वे राजशाही या राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि फ्रांसीसियों को देश से निकालने के लिए शाही दरबार या राजा की सहायता ली जाए। वे एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रभावित चिन्ह पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह खत्म करने के खिलाफ थे। उन्हें मुक्ति के फ्रांसीसी क्रांतिकारी आदर्श तो पसंद थे, लेकिन उनका आरोप था कि
खुद फ्रांसीसी ही उन आदर्शों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग थी कि फ्रांसीसी शासक दोनों का लक्ष्य एक ही था, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। नेक्स्ट है, वियतनाम की संस्कृति और जीवन पर चीन के प्रभावों की चर्चा करें। वियतनाम की संस्कृति और चीन पर और जीवन पर चीन के प्रभावों की चर्चा इस प्रकार है। पहला, वियतनाम के प्रारंभिक इतिहास को देखें तो पता चलता है कि पहले यहाँ बहुत सारे समाज रहते थे, किंतु शक्तिशाली वर्चस्व चीन साम्राज्य का था। जब वहाँ स्वतंत्र देश की स्थापना की गई तो भी वहाँ के शासकों ने न केवल चीनी शासन व्यवस्था बल्कि चीनी संस्कृति को भी अपनाए रखा। नेक्स्ट है, वियतनाम समुद्री सिल्क रूट से भी जुड़ा हुआ था। इस कारण उसके चीन के साथ संबंध भी थे। इसी कारण वस्तुओं तथा लोगों के विचारों का चीन के साथ आदान प्रदान चलता रहता था। नेक्स्ट है, इन दोनों देशों में बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म प्रमुख रहे, जिन्होंने दोनों देशों के आपसी संबंधों को काफी मजबूत बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम में साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका थी? साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। वे घायलों की मरहम पट्टी करने, भूमिगत कमरे व सुरंगें बनाने, दुश्मनों में मोर्चा लेने में चढ़ बढ़कर हिस्सा लेने लगी। उन्होंने 6 हवाई पट्टियां बनाई, 10,000 बमों को बेकार किया, हजारों किलो माल ढोया, हथियार व गोला बारूद की सप्लाई जारी रखी और 15 जहाज़ों को मार गिराया। ये थी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट वीडियो